हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस नई वीडियो पर। आज मैं ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी इंडिया से कनाडा माइग्रेट होना चाहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर दें, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चलो बिना किसी देरी से करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। इंडिया से कनाडा तक का आने का जो सफ़र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सफ़र है और इस सफ़र में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे बिकॉज इंडिया एक बहुत ही अलग प्लेस है एंड कनाडा एक बहुत ही अलग प्लेस है। आप लोगों को एक्सट्रीम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में हमारे पास रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, लेकिन कनाडा जब आप आएंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल लोनली फील करेंगे, बिल्कुल लोनली। लेकिन अगर आपके यहाँ पे फ्रेंड्स हैं तो वो आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। सबसे मेजर जो डिफरेंस है इंडिया और कनाडा में वो ये है कि इंडिया में कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं है या रूल से नहीं है। अगर हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हम किसी भी दुकान पर चले जाते हैं। अगर हमें कहीं यहाँ से दूसरी प्लेस पे जाना तो हम आराम से बस पे चढ़कर चले जाते हैं। लेकिन कनाडा में ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। कनाडा में बस पर चलने के लिए आपका पहले एक प्रॉपर बस का पास बनता है जिसे हम यहाँ पे ओंटारियो में प्रेस्टो पास कह देते हैं। हर एक बस का डिफरेंट सिचुएशन है एंड अगर आपने कोई चीज़ खरीदने जानी है तो यहाँ पे डिफरेंट प्लाजे होते हैं और उन एक प्लाजे में 7 से 8 से 10 दुकानें तक भी हो सकती हैं और हर प्लाजे का एक अलग सिस्टम होता है। अगर आप को एक चीज़ भी निकालने जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लाजे में कौन सी दुकान है। बेसिक प्रॉब्लम्स जो एक स्टूडेंट फेस करता है जब वो कनाडा आता है कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम वो फेस करता है वो है रहने की प्रॉब्लम। जब भी आप आ रहे हैं अपना प्रॉपर रहने का अरेंजमेंट करके आएँ। आप ये ना हो कि आप यहाँ आ गए और आपको पता नहीं है कि आपने रहना कहाँ है, बिकॉज़ यहाँ पे जो होटल के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिसे आप कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे इस समय मुझे 6 साल हो गए हैं लेकिन मैं भी होटल में 5 दिन से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज़ होटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जब भी आप आ रहे हैं अपना प्रॉपर रहने का बंदोबस्त करके आएँ और जो भी आपको एयरपोर्ट से लेने आ रहा है उसके साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट में रहें। और जब आप आ जाते हैं घर पे तो आप सिटी को एक्सप्लोर ज़रूर करें। अपने दोस्त को कहें कि वो आपको बाहर लेके जाए, आपको हर एक चीज़ के बारे में बताए बिकॉज़ यहाँ पे हर एक चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आपको बस चढ़नी है तो उसका चढ़ने का और उतरने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। बस पे चढ़ने के लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए जिसे आप टैप करते हैं, फिर आप बस में चढ़ते हैं एंड जब आप बस से उतरेंगे तो वहाँ पे एक वायर होती है या एक बटन होती है, वो आपको प्रेस करना होता है एंड तभी बस के डोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं एंड तभी आप वहाँ से उतर सकते हैं। ये तो है थोड़ी सी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। एंड दूसरी चीज़, जब आप यहाँ आते हैं मेनली आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपका काम स्टार्ट करने में। जैसे कि आपको सिन नंबर अपना ज़रूर लेना है। सिन नंबर होता है जिसके बेस पे आप काम कर सकते हैं, वो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन गैदर करने में आपकी मदद करता है। सिन हर बच्चे के पास होना चाहिए जो भी यहाँ पे आकर काम करना चाहता है या फिर जो भी पढ़ाई करना चाहता है। फिर दूसरी चीज़, आपने आते ही बैंक अकाउंट खुलवाना है। सिन नंबर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। तीसरी चीज़, आपने सिम लेना है यहाँ का। जब आप सिम लेने जाते हैं तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं सिम पर। कोशिश करें कि आप डिस्काउंट वाली सिम लें बिकॉज़ यहाँ पे आप स्टूडेंट हो तो आप जितने एक्सपेंसेस कम रखोगे उतने ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपकी इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं होगी एंड जो आपको GIC मिलेगी हर मंथ वही आपको मिलेगी। उसी में ही आपको अपना रेंट भी निकालना होगा, आपको अपनी ग्रॉसरीज भी निकालनी होगी एंड आपको अपने कॉलेज आने जाने का खर्चा भी निकालना होगा। एंड दोस्तों, ये तो बातें हो गई कि हमें आते ही क्या क्या करना है। दूसरी बात यह है कि आप जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं। जॉब फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है, आपको आते ही सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, UPS के वेयर हाउस में अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडीड पे और भी ज़्यादा जॉब्स देख सकते हैं बिकॉज इंडीड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी ऑनलाइन जॉब्स पड़ी होती हैं एंड आप हर एक जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली आपको करना भी चाहिए, कोई पता नहीं आपको कौन सी जगह पे जॉब मिल जाए। दूसरी चीज़ जॉब से रिलेटेड कि आपको रेज्यूमे बनाना होगा। यहाँ आते ही रेज्यूमे, अच्छा रेज्यूमे होना चाहिए, उसकी आप प्रिंट आउट निकलवाएं 20 से 30 कॉपियाँ। जब आप उसके प्रिंट आउट निकलवा लेंगे
तो फिर आपको वो हर एक प्लाजे में जाके, हर एक शॉप पे जाके आपको वह रिज्यूमे देना होगा और आपको उनको बताना होगा कि आपको जॉब की ज़रूरत है। सो ऐसे में क्या होगा कि आप बहुत सारी शॉप्स के नज़र में आ जाएंगे एंड मोस्टली अगर किसी के पास जॉब होगी तो वो आपको उसी वक्त जॉब ऑफ़र कर देगा। एंड जॉब से रिलेटेड एक और ख़ास बात, जैसे कि हर किसी के यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, जब आप भी आए होगे तो आपके भी यहाँ पे कोई ना कोई फ्रेंड होगा, तो जहाँ पे भी वो फ्रेंड आपका काम करता है उससे कहिए कि मुझे उसी फैक्ट्री में या फिर उसी वेयर हाउस में मुझे रेफरेंस दे, बिकॉज़ यहाँ पे रेफरेंस से जो काम है वो बहुत जल्दी मिलता है। सो कोशिश करें कि जितने ज़्यादा आपको रेफरेंस मिल पाएंगे जॉब से रिलेटेड, आप उतने ज़्यादा रेफरेंस इकट्ठे करें एंड वहाँ हर जगह जाके जॉब अप्लाई करें। अब दोस्तों, कनाडा में जैसे ही आप आएंगे सो आप लाइसेंस से घिरे होंगे। लाइसेंस से घिरे होने का मतलब आपको बहुत सारे लाइसेंस बनवाने होंगे, बहुत सारे नहीं, सबसे जो मेन लाइसेंस है वो होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन लोगों को यहाँ पे 2-2 3-3 साल भी हो गए और वो सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं बनाते, पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होते हैं 3 तरीके के लाइसेंस, G1, G2 एंड G। अगर आप नए हैं तो आप सबसे पहले जाके G1 लाइसेंस दे दे, वो खाली रूल्स साइंस का ओरली पढ़ के एंड आप जाके टेस्ट दे आते हैं एंड आप उसमें पास हो जाते हैं, ईजी है। सो उससे क्या होगा, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। फिर कहीं पर भी अगर आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको अपना पासपोर्ट साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप जॉब्स के लिए लाइसेंस बनाना चाहते हैं, सो 2 जॉब्स के लिए लाइसेंस मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, वो है सबसे पहला आप बनाएं सिक्योरिटी का लाइसेंस एंड दूसरा आप बनाएं फोकलिफ्ट का लाइसेंस। सिक्योरिटी का लाइसेंस इसलिए बिकॉज सिक्योरिटी के लाइसेंस से आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। इस समय जॉब्स का थोड़ा सा पंगा चल रहा है बिकॉज जॉब्स बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर आपको जॉब मिल जाती है अपने फ्रेंड या अपने किसी के रेफरेंस से, सो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज सिक्योरिटी की जॉब हफ्ते में 1 या 2 दिन भी मिल जाती है, वो भी 12 आवर्स शिफ्ट के बेस पे। सो आपकी फ़ीस भी अच्छे से निकल जाती है एंड आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता। दूसरा, फोकलिफ्ट का लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको फोकलिफ्ट का लाइसेंस बना के अगर आपको फोकलिफ्ट की जॉब मिल जाती है, सो उससे क्या होगा, आपको अच्छी पे रेट पे अच्छी जॉब मिलेगी। जहाँ पे बेस पे रेट $15 से $16 चलता है, वहाँ पे अगर आपको फोकलिफ्ट का लाइसेंस मिल जाता है तो आप सीधा ही $17 से $18 तक की जॉब कर सकते हैं। एंड अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है, सो वही जॉब वो लोग आपको $22 से $25 तक दे देते हैं। एंड गाइस, आप मेरी ये बात मान के चले कि जब आप इंडिया से कनाडा आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, बिकॉज आपको बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है इन कंपैरिजन टू इंडिया। बिकॉज इंडिया में आपके साथ सब लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ अकेले करना है। सो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे कोशिश करें सब कुछ करने की जो भी आपके बस में है। हर जगह जाके आप जॉब्स अप्लाई करें, लोगों से मिलें, लोगों से बातें करें। एंड दोस्तों, फिर जब यहाँ पे आके आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे, सो सबसे पहले आप कॉलेज में जाते ही अपने फ्रेंड्स बनाएं, दोस्तों से बातें करें, बिकॉज उनसे बातें शेयर करेंगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि कहाँ पे जॉब्स हैं, कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे रहते कैसे हैं। बिकॉज हर एक चीज़ जो कनाडा और इंडिया की है वो टोटली डिफरेंट है। सो आपको हर एक चीज़ शुरू में आके थोड़ी सी दिक्कत देगी, लेकिन बाद में आपको हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। सो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं कि वेदर कंडीशंस यहाँ पे कितनी ज़्यादा अलग हैं इंडिया के हिसाब से। सो दोस्तों, इंडिया का जो वेदर है वो ठीक है, मींस वहाँ पे ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो गर्मी है वो खाली 4 या 5 मंथ्स की देखने को ही मिलती हैं, बाद में पूरा आपको विंटर देखने को मिलता है। मींस विंटर इन द सेंस कि यहाँ पे सितंबर से ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं एंड मई तक रहती हैं। मींस यहाँ पे तो अप्रैल में भी स्नो पड़ जाती है। सो आपको उस हिसाब से यहाँ पे तैयारी करके आनी है। एंड जब भी आप इंडिया से कनाडा आ रहे हैं तो ऑलवेज जैकेट्स लेकर आएँ, ज़्यादा जैकेट्स ना लें, 1-2 जैकेट्स लेकर आएँ, बिकॉज यहाँ की जो ठंड है वो उन जैकेट्स में भी नहीं रुकती जो आप इंडिया से लेकर आएंगे। सो यहाँ पे आके आप जैकेट्स परचेज़ कर सकते हैं। $50 से $100 के बीच में आप 1-2 जैकेट्स ले लें जो कि आपको -40 टेम्परेचर तक बचा सकते हैं, बिकॉज कनाडा का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्रीज तक जाता है। और जब वो इतना टेम्परेचर दाता है तो सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी, आपको स्टार्टिंग में आके ठंड बहुत ज़्यादा लगने वाली है, बिकॉज जब भी बंदा वहाँ से यहाँ पे आता है तो
एक जो वेदर का सबसे बड़ा डिफरेंस है वो उसको देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे हर एक चीज़ की आदत पड़ जाती है, सो आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। विंटर्स की भी आपको आदत पड़ जाती है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड दोस्तों, जब आप नए नए कनाडा आएंगे तो आपको यहाँ पे शेयरिंग बेसिस पे चलना पड़ेगा, जो कि आपको एक सबसे बड़ा डिफरेंस लग सकता है। बिकॉज इंडिया में क्या होता है, हमारा एक प्राइवेट रूम होता है, हमारी एक प्राइवेसी होती है। लेकिन जब आप यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो आप एक प्राइवेट रूम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज एक प्राइवेट रूम यहाँ पे $700 से लेके $1000 तक का मिलता है। सो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 3-4 स्टूडेंट्स एक ही रूम में शेयर कर लेते हैं। सो उससे क्या होता है, उनका जो एक्सपेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और उनको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे फिर वैसे वैसे आप अपना प्राइवेट रूम ले सकते हैं एंड फिर उसमें रह सकते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर तब तक होती है जब तक आपकी स्टडीज़ चलती हैं, बिकॉज आपका ज़्यादातर फोकस स्टडीज़ पे होता है एंड आपको फिर अपनी फ़ीस बचाने के लिए सब कुछ करना होता है। एंड दोस्तों, जब भी आपको कोई जॉब मिलती है सो प्लीज़ किसी के भी कहने पे आके वो जॉब एकदम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लोग कहते हैं कि आपको और भी अच्छी जॉब मिल जाएगी अगर आपको ये जॉब पसंद नहीं आ रही। सबसे पहले कोशिश करें उस जॉब पे टिकने की, बिकॉज कोई भी जॉब आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगती है, ये हर किसी के साथ होता है। मैंने भी जब अपनी जॉब शुरू की थी वेयर हाउस में, सो मुझे वो जॉब बहुत हार्ड लगी थी। लेकिन मैं जैसे जैसे वो जॉब करता रहा, 1 वीक गुजरा, 2 वीक गुजरे, फिर मुझको वो जॉब बिल्कुल ठीक लगने लग गई। फिर ऐसा लगता था कि इससे ईजी जॉब कोई है ही नहीं। सो हर जॉब पे आप टिकने की कोशिश करें। जब आप आएँ इंडिया से यहाँ पे, जैसे ही आप जॉब पे टिक जाएंगे फिर धीरे धीरे आपका सब कुछ प्रॉपर सही होना शुरू हो जाता है। तो आते ही कभी भी अपना नया फ़ोन ना बाय करें, बिकॉज एक तो आपके पास भी वैसे ही खर्चे के लिए बहुत कम पैसे होते हैं एंड आपने उसमें बहुत सारा गुजारा करना होता है। ऊपर से अगर आप EMI के चक्कर में पड़ गए तो आपके फ़ीस के भी लेने देने पड़ जाएंगे। मुझे कनाडा में आए 6 साल हो चुके हैं, सो ये सारी जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने इन 6 सालों में बहुत कुछ यहाँ पर देखा है, बहुत कुछ बुरा भी देखा है, बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी देखा है। सो मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। सो मोस्टली स्टूडेंट बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं जब वो नए नए आते हैं। फॉर एग्जांपल, वो किसी के कहने पर आके किसी की गाड़ी पे को साइनिंग बन जाते हैं। अगर आप किसी की गाड़ी पे को साइनर बन जाते हो, मीन्स आप उस गाड़ी का एक लोन के प्रोटेक्शन के हिसाब से को साइनिंग कर रहे हो कि अगर वो बंदा उस गाड़ी का लोन नहीं पे कर रहा, सो वो जो बैंक है वो लोन आपसे पे करवाती है। सो को साइनिंग करने की भी गलती बिल्कुल मत करना। ऐसी छोटी छोटी और भी बहुत सारी बातें जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। जहाँ तक गाड़ी वगैरह लेने की बात आती है, सो जब आप थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको 6-7 मंथ्स हो जाएंगे एंड आपको पता है कि आपके पास एक प्रॉपर जॉब है जो आपको एक प्रॉपर सैलरी दे रही है, तब आप एक कार वगैरह लेने की सोच सकते हैं। बिकॉज यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है एंड अगर आप एक कार ले लेते हैं सो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक छोटी सी कार ले सकते हैं जो कि आपको $5 से लेके $6,000 तक की मिल जाएगी। यहाँ पे कैश गाड़ियाँ मिल जाती हैं। आपको EMI पे 20 से लेके $50,000 तक की गाड़ी उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उसकी EMI एंड इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा आती है जो कि आपको भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज एक हिसाब से आप गाड़ी तो ले लेंगे, उसकी EMI कम आएगी, लेकिन जो इंश्योरेंस आती है वो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस आती है। एक तो आपके पास नया लाइसेंस होता है एंड ऊपर से यहाँ का जो सिस्टम है वो इंडिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे नए लाइसेंस पे जो इंश्योरेंस वो आपको देंगे वो आपको 7 से 8 से $1000 तक के भी इंश्योरेंस देते हैं। ऐसी गलती कभी ना लें। जब भी आप गाड़ी लें तो कैश गाड़ी लें जो कि आपको 5 से 6-7 हज़ार तक की मिल जाए एंड उसकी जो इंश्योरेंस है वो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा सकते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती है एंड ऐसे आपके पास एक गाड़ी भी आ जाएगी एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। कनाडा की बातें शेयर करने में आ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, बिकॉज इतनी सारी बातें हैं कि मैं आपके साथ पूरी बातें कर भी नहीं सकता। सो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ का डाउट है एंड आप यहाँ पे आने वाले हैं एंड आपके मन में किसी भी चीज़ का डाउट है, सो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर लिखें एंड मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। या फिर आप मेरे इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं, सो वहाँ से मुझे एक प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे सकता हूँ। आशा करता हूँ आप सबका आने वाला दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए एंड आपको अपने जीवन में सारी खुशियाँ मिलें। सो बेस्ट ऑफ लक जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, एंड do like and subscribe my channel for these kind of informative videos. Thanks a lot.